दोस्तों, आज की नई बुक समरी है द आर्टिस्ट वे, यानी कि अपने अंदर के कलाकार को कैसे पहचाने। ऑथर है जूलिया कैमरॉन। जूलिया इसमें टोटल 6 पॉइंट्स पर हमें बताती है कि हम अपने अंदर छिपे उस कलाकार को कैसे पहचाने और कैसे उसको डेवलप करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द आर्टिस्ट वे। क्या आप एक आर्टिस्ट इंसान हो? क्या बचपन में आपको आर्ट पसंद थी लेकिन आपने साइंस को अपना कैरियर बना लिया है? क्या आप आर्टिस्ट या आर्ट की तरह आकर्षित होते हैं लेकिन आप कोई आर्ट पीस बनाने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी उतने अच्छे नहीं बन पाओगे? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये आपको ऑडियो बुक जरूर सुननी चाहिए और अंत तक सुननी चाहिए, तभी आप इसके सही महत्व को समझ पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी का छोटी उम्र में ही मार देते हैं क्योंकि उनके आसपास का माहौल उन्हें अपने टैलेंट को निखारने ही नहीं देता। तब ये वो बनते हैं जिन्हें शैडो आर्टिस्ट कहा जाता है। ये बुक आपको एक एक कर हर हफ्ते की यात्रा पर लेकर जाएगी ताकि आप अपने अंदर के आर्टिस्ट से मिल सको। हर हफ्ते की यात्रा में हम आर्टिस्ट की जिंदगी की एक एक रुकावट के बारे में बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे हम इन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। ये बुक आपको लोगों की जिंदगी की असली एग्जाम्पल के बारे में बताएगी, कैसे हम उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं। हर हफ्ते का हमें टास्क दिया जाएगा ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? इसमें आप अपने अंदर के आर्टिस्ट की खोज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वीक का जो टारगेट है, टास्क है, वो है रिकवरिंग ए सेंस ऑफ सेफ्टी। ये चैप्टर शैडो आर्टिस्ट के बारे में बताता है, अपने नेगेटिव विचारों को ढूंढना और पॉजिटिविटी के साथ उन्हें दूर करना। शैडो आर्टिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं पर अपने आसपास के लोगों या माहौल की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। शैडो आर्टिस्ट कभी भी अपने चुने हुए काम से खुश नहीं रहते क्योंकि यहाँ वो कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर पाते जो उन्हें पसंद है। शैडो आर्टिस्ट अक्सर ऐसे जॉब सिलेक्ट करते हैं जहां उन्हें आर्ट पसंद है। जैसे कोई इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो डायरेक्ट असिस्टेंट बन जाएगा, या किसी को राइटर बनना है तो वो एडिटर बन जाएगा। ये कभी भी अपने आप को अच्छा आर्टिस्ट नहीं मानते, इसी डर की वजह से खुद को मौका नहीं देते। शैडो आर्टिस्ट खुद को बहुत सख्त तरीके से जज करते हैं और अपने मन में ये बिठा लेते हैं कि वो कभी भी एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। जैसा एक छोटा बच्चा चलने से पहले कई बार गिरता है, वैसे ही हर इंसान कुछ सीखते समय कई बार गिरता है। गलतियां नेचुरल होती हैं। वैसे ही आप भी शुरुआत में कई बार गिरोगे लेकिन अंत में आपको भागना आ जाएगा। इसलिए अपने बारे में बुरा सोचने के बजाय अपनी कमियों को ढूंढो और उन पर काम करो। कोशिश करते रहने से ही किसी काम में एक्सपर्ट बना जा सकता है। अपनी कमियों को ढूंढो, उन्हें दूर करने की कोशिश करो। अक्सर इंसान एक ही बात सोचते रहते हैं, मैं इस काम में उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे आर्ट को कोई पसंद नहीं करेगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें से ज्यादातर सच नहीं होता। हमारे कल्चर, रिलीजन, परिवार और नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। नेगेटिव बातों को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ दूर करना चाहिए। खुद की तारीफ करना आसान काम नहीं होता। हमारा दिमाग यही कहेगा कि हमारा काम तारीफ के लायक नहीं है, लेकिन अगर हम इन बातों की तरफ ध्यान देंगे तो अपने अंदर की कमियों को जड़ तक नहीं खत्म कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि सुबह उठते ही अपने विचारों के बारे में 3 पेज लिखो, लेकिन उन्हें दोबारा पढ़ना मत, किसी के साथ शेयर मत करना। खुद के साथ रहने की कोशिश करो। नाचो, गाओ, पार्क में बैठकर कोई पेंटिंग बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन खुद के साथ रहकर मजा लो। इस चैप्टर में जो तरीके बताए गए हैं उन्हें आप पॉल की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं। पॉल एक एग्जाम्पल है इस कहानी में। पहले वीक में पॉल एक शैडो आर्टिस्ट था जो हमेशा से राइटर बनना चाहता था। वो काफी अच्छा लिखता था। उन्होंने कई जर्नल भी लिखे थे, लेकिन अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके सामने बहुत सारी चुनौती आई। वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे उन्होंने सोचा था, लेकिन फिर भी उसे खुद पर शक होने लगा और वो गलत बातों से परेशान होने लगा। बहुत सोचने पर उसकी समझ में आया कि वो काम लोगों को दिखाने से डरता है क्योंकि उसे दूसरों की पॉजिटिव फीडबैक और तारीफ पर विश्वास नहीं है। पॉल ने अपने अंदर की नेगेटिव बिलीफ का पता लगाया और पाया कि उसके कॉलेज का एक टीचर उसकी हमेशा तारीफ करता था, जिसने बाद में उसे सेक्सुअली अब्यूज किया। पॉल को इस बात से गहरा धक्का लगा था और वो खुद को दोषी मानने लगा था कि उन्होंने टीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तब से पॉल के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जो उसके काम की
तारीफ करता है उसका मकसद कुछ गलत होता है, उसका काम सच में अच्छा नहीं है। एक बार असली कारण का पता लगा तो पॉल ने इस पर पॉजिटिविटी के साथ काम किया। हालांकि पहली बार में तो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने काम की तारीफ सुनने की आदत हो गई। पॉल के एग्जाम्पल से साबित होता है कि एक बार हम अपनी अंदर की नेगेटिविटी के कारण का पता लगा ले तो हमें इस काम पर आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। दूसरा हफ्ता, रिकवरिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये चैप्टर बताता है जब आप अपने अंदर के आर्टिस्ट की खोज करना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने अंदर आए बदलाव को अचानक शुरू करते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने के लिए इस चैप्टर में बताया गया है। अपने क्रिएटिव साइड को अनलॉक करने के लिए सफर की शुरुआत में आपको खुद पर शक होगा। आपके मन में आएगा कि मेरी पेंटिंग बस इस बार अच्छी बन गई है और हमेशा अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे नेगेटिव ख्याल आपको परेशान करेंगे, आपको अंदर से तोड़ देंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव रहकर इनका सामना करके इस समस्या को खत्म करना है। साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी बुराई करें। अपने अंदर के नन्हे आर्टिस्ट पर दूसरों की बुराई का असर मत होने दो। हो सकता है ये लोग बाद में आपकी क्रिएटिविटी में आपके काम आए, लेकिन शुरुआत में इनसे दूर रहो। आपकी पहली ड्यूटी खुद के लिए है, उस कला के लिए है जो भगवान ने आपको तोहफे में दी है। किसी चीज के रिजल्ट से दुखी मत हो, बल्कि उसकी पूरी प्रोसेस का मजा लो। क्रेजी मेकर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान खींचना है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी गलत बातों का असर दूसरों पर भी होता है। वो आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ध्यान भटकाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो, उनसे हमेशा दूर रहो। अपने अंदर के शक को खत्म करो और अपने आप को विश्वास दिलाओ कि आप पूरी दुनिया की मदद करना चाहते हैं, आपकी आर्ट देखना चाहती है। अगर कोई पूरी दुनिया आपकी आर्ट देखना चाहती है, अगर कोई ऐसा मौका आता है उसे जाने मत दो, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो। आज पर ध्यान दो, क्या नहीं था आगे क्या होगा उस पर ध्यान मत दो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से जो हमें खुशी देती है, पुराने दुखों को भूलने में काफी मदद करती है। ऑथर अपनी जिंदगी का एक किस्सा एग्जाम्पल के साथ बताती है। जब जूलियन कैमरॉन अपने तलाक के दर्द से लड़ रही थी तो उन्होंने फैसला किया कि वो थोड़े समय के लिए अपने हॉलीवुड वाले घर में अकेली रहेंगी, बिना किसी से मिले। जूलिया अकेले अपने ख्यालों में खोई रहती और लंबी यात्रा पर निकल जाती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती अपने पड़ोसी की बिल्ली से हो गई। अब वो हर समय अपने तलाक के दर्द में खोई नहीं रहती थी, बल्कि उस बिल्ली के साथ खुश रहती थी। वो एक दूसरे की पसंद के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे शाम को घूमते घूमते उनकी दोस्ती कई और जानवरों के साथ हो गई। ये सारे अनुभव जूलिया को उसके दर्द से बाहर ले आए और उन्हें एहसास हुआ कि छोटी छोटी चीजें अभी हो रही है, उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। उन्हें समझ आया कि जो भी हुआ या आगे जो होगा उनके कंट्रोल में नहीं है। जो शादी कल खत्म हो गई, हो सकता है बिल्ली कल मर जाए। जो कुछ भी आज है वो कल खत्म हो जाए या कल ना रहे, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हाँ, वो अभी इस समय का मजा जरूर ले सकती हैं। उस बिल्ली या दूसरे जानवरों के साथ रहकर खुश हो सकती है। ये सब उनके दुख को भुलाने में मदद करेंगे। जब आप अपनी जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ये आपके लिए भरपूर खुशियां लेकर आती है। तीसरा सप्ताह, रिकवरिंग ए सेंस ऑफ पावर। इस चैप्टर में राइटर उन गहरे इमोशंस के बारे में बताते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं उसे, जैसे शर्म और गुस्सा। अक्सर गुस्से को एक गलत भावना की तरह देखा जाता है जिसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपने गुस्से को खत्म करने या अनदेखा करने की बजाय उसे गले लगाओ। गुस्सा हमें सही रास्ता भी दिखा सकता है। अगर हम अपने गुस्से के पीछे का कारण पता लगा ले, अपने गुस्से से सीखो और उसका इस्तेमाल अपने आर्ट को और अच्छा बनाने में करो। क्यूरियोसिटी एक साइकोलॉजिकल शब्द है जिसमें हमें महसूस होता है कि जो भी हो रहा है उसका आपस में कुछ संबंध है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब हम किसी गोल पर काम शुरू करते हैं तो अक्सर सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान देते हैं। जैसे आप डांस क्लास लेने के बारे में सोच रहे हो और आपकी दोस्त आपके पास की जगह पर 50% डिस्काउंट के साथ डांस क्लास के बारे में बताती है। जब ऐसे अवसर खुद आपके सामने आते हैं तो भगवान पर भरोसा रखें, विश्वास रखें कि कोई बाहरी ताकत आपके साथ है। बिना ज्यादा सोच विचार के अपने काम की शुरुआत करें और आप देखोगे कि आपके जीवन में नए दरवाजे खुल रहे हैं और नए अवसर आ रहे हैं। सिर्फ ये सोचकर कि दूसरे हमारी बुराई करेंगे, हम अपना काम करने या किसी के साथ शेयर करने से डरते हैं। अपने काम की बुराई भी आर्टिस्ट को पसंद नहीं होती। अगर किसी को अतीत में उनके पेरेंट्स या टीचर द्वारा शर्मिंदा किया गया हो तो ये बात उनके मन में बैठ जाती है, उनकी आगे की जिंदगी और काम के लिए खतरा बन जाती है। हमेशा सावधान रहे कि आप किसके साथ अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव
क्रिटिसिज्म या बुराई आपके काम को और अच्छा बनाने में मदद करती है। शर्मनाक, गलत और गुस्से में की गई बुराई आपकी कभी भी मदद नहीं करेगी, बल्कि आपको खुद पर शक होने लगेगा। अपने अंदर के शक और नेगेटिव बातों को पॉजिटिविटी के साथ रोका जा सकता है। आपको सच शेयर करने से कोई आपको किसी चीज के लिए मना करे या आपके काम को पसंद ना करे, उसके बाद आपके मन में जो भी ख्याल आए उस पर ध्यान दो और अपने आप पर विश्वास रखो। अपने खराब एक्सपीरियंस या काम को अपने परिवार या अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करने से आपको उसे भूलने में और नई क्रिएटिविटी लाने में काफी मदद मिलेगी। किसी आर्टिस्ट को अपने बुरे एक्सपीरियंस को भूलना और आम इंसान का ठीक होना कभी भी एक जैसी बात नहीं है। अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी। जरूरी ये है कि बुरे दिनों को आप अपने आराम के दिन समझो, क्योंकि आराम भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बुरी तरह से थक जाओगे। अपने साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने अंदर के आर्टिस्ट का ध्यान रखो, उससे प्यार करो। बुराई करने का काम बुरे इंसानों के लिए छोड़ दो, बस हमेशा अपने काम पर ध्यान दो। जूलिया कैमरॉन ने अपनी जिंदगी का एक और हिस्सा हमें शेयर किया है। उन्होंने कहा गॉड्स विल का डायरेक्शन किया था, जिसे पहली बार वॉशिंगटन डीसी में दिखाया गया था, क्योंकि उनका होम टाउन भी था और वो वॉशिंगटन डीसी पोस्ट के लिए काम भी कर चुकी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जूलिया को बहुत खराब रिव्यू मिले, लेकिन ये सब रिव्यू झूठे थे। ज्यादातर जो भी बातें उनके बारे में कही गई थी वो झूठ थी और उनके पास इस बात के लिए सबूत भी थे, लेकिन फिर भी उनका अपमान हुआ, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन खुद पर डाउट करने के बजाय वो शांत मन से घूमने गई, प्रार्थना की। उन्होंने अपने अच्छे काम को याद किया जिसकी सबने तारीफ की थी। खराब रिव्यू से डरकर छिपने बैठने की बजाय वो अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में जाती रही। उनकी फिल्म काफी कामयाब रही। 3 महीने बाद वो एक बड़े यूरोपियन फेस्टिवल के लिए चुनी गई, पर वाशिंगटन पोस्ट से मिले खराब रिव्यूज की वजह से वो अब भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन ये सब उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। जूलिया ने अपने आप पर भरोसा किया और अपने अतीत से बाहर निकल आई। उस शर्मिंदगी को दूर किया जो उन्हें बड़े रिव्यूज की वजह से मिली थी। उन्होंने भगवान पर भरोसा किया। इनाम में उनकी फिल्म को बहुत प्यार मिला। इसी तरह हमें भी अपने शर्म और गुस्से को दूर करने की जरूरत है और हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी हर यात्रा में हमारे साथ है और हमारी मदद कर रहे हैं। सप्ताह 4, रिकवरिंग ए सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। ये चैप्टर सुबह अपने विचारों को लिखने और उनसे जुड़ने के बजाय अपने आर्टिस्ट को उभारने के महत्व पर जोर देता है। यहाँ पर पढ़ाई में कमी के बारे में भी बताया गया है। जो आप सुबह लिखते हो वो आपके ईमानदार, बिना रोक टोक के लिखे गए और आपकी सच्ची तस्वीर होता है। जब आपकी बनावटी तस्वीर आपकी सच्ची तस्वीर से मिलती है तो इसे स्वीकार नहीं कर पाती। अपनी नई इमेज की तलाश में आपको अपनी पुरानी इमेज को खोना पड़ता है। इस दौरान आपको बहुत सारी अलग भावनाओं से गुजरना पड़ेगा, जैसी उदासी और भ्रम, लेकिन ये सब बिल्कुल आम बात है, उसके साथ होता है। आप इस प्रोसेस में थका हुआ और घबराया हुआ भी महसूस करोगे। आपको ये सब कितना भी डरावना और बुरा लगे, लेकिन फिर भी ये बदलाव आपको खुद में लाना है। जब आपके अंदर अच्छे बदलाव आएंगे तो आप इस डर की कीमत समझ सकेंगे। अपनी मदद के लिए सुबह के पेपर में बदलाव की अच्छी बातों के बारे में लिखना शुरू करो, जैसे मैं खुद में आए इस बदलाव से खुश हूँ, खुद को ढूंढने के इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। हफ्ते के लिए सब कुछ पढ़ना बंद कर दो, न्यूज़पेपर, ब्लॉग, इसे ही पढ़ने में कमी करने को कहा गया है। बहुत सारे शैडो आर्टिस्ट खुद को रिफ्रेश करने के लिए दूसरों के काम को पढ़ते हैं। वे दूसरे के लिखे हुए शब्दों में अपने लिए आराम ढूंढते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? एक बार इससे दूर होने के बाद वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब उन्हें खुद के लिए समय मिलता है, वो सब करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। ऑथर ऐसा ही एक किस्सा सुनाती है जब उन्होंने अपने स्टूडेंट को कहा कि वो पढ़ना बंद कर दे। वो बताती है कि हर बार उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, वैसे ही इस बार भी आई थी। स्टूडेंट्स अपनी की बात मानना नहीं चाहते थे। कुछ ने कहा कि वो जीने के लिए पढ़ते हैं, कुछ ने कहा कि उनके कोर्स के लिए पढ़ना जरूरी है। जूलिया ने शांति से सबकी बातों को सुना और कहा कि अगर वो सब सच में करना चाहते हो तो असाइनमेंट के लिए 1 हफ्ते का समय और ले सकते हैं, लेकिन ये टास्क इस यात्रा के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि अगर वो सब पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। उसके लिए जूलिया उन्हें एक लिस्ट देती है जिसमें वो सारी चीजें लिखी हुई थी जो
सब पढ़ने के अलावा कर सकते हैं, जैसे योगा, कार की सफाई, पुराने दोस्तों से बात करना, डांस, म्यूजिक, अंताक्षरी, साथ में घूमना। फिर भी कई स्टूडेंट्स ने ये काम नहीं करना चाहते। ऑथर कहती है कि जो लोग इस टास्क को नहीं करना चाहते थे, इसका फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं को होगा। ये टास्क सिर्फ आपको अपने लिए टाइम देता है, पढ़ने या बाकी चीजों से बंधे हुए नहीं होते, तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। सप्ताह 5 रिकवरिंग ए सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पर ऑथर बात करती है कैसे हम हर चीज की सीमा तय कर सकते हैं जो हमें भगवान से चाहिए, और अपनी खुशी को दूसरों के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए सीमित कर देते हैं। भगवान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसे, विचार, कुछ नया करने के लिए अवसर, ये सब कुछ सबके लिए हर समय मौजूद है। बस आपको अपने लिए सही चीज मांगनी होगी और भगवान पर विश्वास करना है कि वो आपको जरूर देगा। और तैयार हो जाओ अपने तोहफे के लिए। हम इंसान अपनी सीमा खुद तय कर लेते हैं कि भगवान से हमें क्या मिल सकता है, लेकिन भगवान के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए कोई सीमा ना लगाए। हमेशा विश्वास रखें कि भगवान देगा। अपने पास आने वाले हर जवाब को ध्यान से सुनो, सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। जब हम अपने अंदर के आर्टिस्ट की सुनना शुरू करते हैं, तब हम नए अवसरों या काम को हाँ कहना शुरू करते हैं। यहाँ से ठीक होने का काम शुरू होता है जब हम उन पुरानी कठोर इमेज को बदलना शुरू करते हैं, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, अब अपने काम और अपनी तारीफ करते हैं। हम दूसरों का सहारा लेना छोड़ देते हैं, अब दूसरों की हाँ की जरूरत नहीं है। हम दूसरों के साथ बुरा बनना बंद करते हैं। ये सब चीजें आपके अंदर और रिश्तों में अच्छा और नया बदलाव लेकर आती हैं। आर्टिस्ट को अक्सर थकान से उबरने के लिए बस टाइम चाहिए, जिसमें वो खुद के साथ रह सके, लेकिन हम अपने उस टाइम को भी मना कर देते हैं। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम खुद को भी दांव पर लगा सकते हैं। एक अच्छा पति, पत्नी, पिता, माँ, बेटी, भाई, बहन बनने के लिए हम उन सभी चीजों को खुद से दूर कर देते हैं जो हमें खुशी देती हैं। राइटर ने इसे ही वर्च्यू ट्रैप कहा है। वो सारी चीजें करो जो आपको खुशी देती है। अपनी जरूरतों को समय दो, दूसरे के साथ अच्छा बनने के लिए खुद के साथ बुरा मत बनो। खुद को हाँ और दूसरों को ना कहना सीखो। याद रखो, अगर आपका कप खाली है तो आप किसी और का कप भर नहीं सकते। एक टैलेंटेड ऑथर कैरा अपने एजेंट से खुश नहीं थी। उन दोनों का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं था। उसका एजेंट उससे बुरे तरीके से बात करता था और तरह तरह से धमकाता था, लेकिन एजेंट के नाम और इज्जत की वजह से कैरा उसे जाना नहीं देना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर उसका एजेंट चला गया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। एक दिन कैरा और उसके एजेंट की फोन पर बहुत बुरी लड़ाई हुई। उसके बाद कैरा ने फैसला किया कि वो रिश्ता खत्म कर देगी। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के लिए उसने उसे ईमेल भेजा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका करियर खत्म हो गया। जब उसका पति घर आया तो कैरा ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने अपना डर भी पति को बताया कि उसे लग रहा है कि उन्होंने अपना करियर खत्म कर लिया है। उसके पति ने उसे एक एजेंट का नंबर दिया जिसे वो जानता था और एक बार उसके साथ काम करने को कहा। कैरा नए एजेंट से मिली। उसे नया एजेंट काफी पसंद आया। अब दोनों साथ काम करके खुश हैं। उसके बाद कैरा का करियर फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस बात से साफ हो गया कि कैसे कैरा ने एक बुरे एजेंट को छोड़ने के लिए सही दिशा में सही कदम उठाया। इसलिए यूनिवर्स ने उसे नए और अच्छे मौके दिए। एक अच्छे रिश्ते की वजह से आपके करियर और आर्ट में दोनों में फायदा हुआ। इससे एक बात और साबित होती है कि अगर आप खुद के लिए कोई सही फैसला लेते हो तो पूरा यूनिवर्स आपको इनाम के तौर पर बहुत कुछ देता है। और लास्ट वीक है रिकवरिंग ए सेंस ऑफ अबंडेंस। ये चैप्टर सबसे जरूरी ब्लॉक के बारे में है। पैसा पैसा पैसा। इसमें खुद को जीवन की सिंपल चीजों से दूर रखने के नतीजे के बारे में भी बताया गया है। हम अपने अंदर के आर्टिस्ट को तब तक मारते रहते हैं जब तक अपने पैसों की कमी को दूर नहीं कर देते। भगवान से ज्यादा हम पैसों पर विश्वास करते हैं। जो हमें पसंद है उसे करने में अगर ज्यादा मेहनत नहीं लगती तो हम सोचते हैं हम उससे ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है। एक आर्टिस्ट की तरह भगवान की बनाई हुई हर चीज में सुंदरता और अनोखापन है। फिर भी आप ये क्यों सोचते हो कि भगवान आपकी आर्ट का साथ नहीं देंगे? जब आप भगवान से कुछ पाने की उम्मीद रखते हो तो आपको हर जगह से भगवान की मदद मिलती है, उस जगह से भी जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। पैसे के बारे में चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो। जरूरी नहीं है कि आप पैसे या अपनी पसंद के काम से ही किसी एक को चुनो। आप दोनों काम एक साथ भी कर सकते हो। एक आर्टिस्ट के लिए एक और रुकावट होती है पावरलेसनेस। अपने काम को चुनने की शक्ति दो। अपने आप को चुनने की शक्ति दो।
खुद को आराम दो, खुद का ख्याल रखो, अपने अंदर के आर्टिस्ट का एक बच्चे की तरह ख्याल रखो, खुद को सिंपल रखो, खुद को सिंपल सुखों से दूर मत करो, नहीं तो आप थक कर चूर हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि सारे सुख महंगे ही हो या किसी महंगी चीज से ही आपको खुशी मिले। असाधारण चीजें भी आपको खुशी दे सकती हैं, जैसे एक अच्छा फैंसी पेन खरीदो या एक अच्छी खुशबू वाली मोमबत्ती। हर आर्टिस्ट के लिए सबसे कीमती चीज वो समय होता है जो वो खुद पर खर्च करता है, जिसमें वो अपनी पसंद के सारे काम कर सके। दूसरा सुख जो आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है वो है शांति, जहां एक खिड़की है, एक कोना है, एक कमरा जो बस उसका अपना है। आइए एक कहानी सुनते हैं। एलन को गाना एक सुख लगता था। उसे लगता था कि म्यूजिक सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास काफी पैसा या समय है, इसलिए उन्होंने खुद को म्यूजिक से दूर रखा। वह गाना सीखना चाहता था, लेकिन अपने डर की वजह से कि वह अच्छा नहीं गा पाता, वह म्यूजिक से दूर रहता था। या तो बिल्कुल अच्छे तरीके से गाना चाहता था या उसे गाना ही नहीं था। जब एक बार उन्होंने खुद को गाने की कोशिश की तो उसे इतना अच्छा नहीं लगा जैसा उन्होंने सोचा था, इसलिए उन्होंने बस गाना ही छोड़ दिया। खुद में सुधार लाने के लिए उन्होंने हर हफ्ते एक नए गाने का रिकॉर्ड खरीदने का फैसला किया। उन्होंने हर तरीके के गाने खरीदे, जैसे देसी, विदेशी, हिप हॉप, पॉप, पंजाबी, सब। उसे ये सब सुनने में बहुत मजा आता था। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने एक ड्रम का सेट खरीदा और कुछ महीने बाद एक पुराना ड्रम किट खरीदा। एलन बताता है कि वो सोचता था कि उसका परिवार उसके इतना बुरा गाने पर शर्मिंदा होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ वो खुद ही था जो खुद पर शर्मिंदा था। अब उन्होंने सिर्फ मजे के लिए गाना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी गाने में कितना सुधार आया है। एलन के किस्से से पता चलता है कि जब हम कोई काम सिर्फ मजे के लिए करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी में सुधार आता है। इसलिए जो काम करो पूरा मजा लेकर करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरा डूब जाओ उस काम में जैसे वही काम है बस, और दुनिया है ही नहीं। निष्कर्ष, इस किताब में राइटर हमें अंदर के आर्टिस्ट को ढूंढने के सफर पर लेकर गई और उन्होंने सिखाया कि कैसे हम अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने 6 सप्ते का अलग अलग हर हफ्ते का एक पैटर्न बताया कि उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो हम अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगा सकते हैं। द आर्टिस्ट वे ने हमें अपने अंदर के आर्टिस्ट को पहचानना, नेगेटिव बातों को ढूंढना, उनका हल निकालना सिखाया। हमने सीखा कि अपनी गलत सोच को कैसे पॉजिटिविटी के साथ दूर किया जा सकता है। हमने सीखा कि गलत बातों और उनकी कमी निकालने की आदत से कैसे खुद को दूर रखें, क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है और हम खुद पर शक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमने जीवन की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, उनका मजा लेना भी सीखा है। इससे हमें खुशी मिलती है, हमारे अंदर के आर्टिस्ट को नई दिशा मिलती है। हमें अपने अंदर आर्टिस्ट की जरूरतों का ख्याल रखने पर ध्यान देना चाहिए, खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, खुद को दोषी मत मानो, उन चीजों के मजे लो जो आपको पसंद है, जैसे म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लंबी सैर पर जाना, डांस सीखना, जिम जाना, रनिंग करना या मूवीज देखना। कभी कभी द आर्टिस्ट वे की खोज घर लौट आने के जैसी है, जिसमें आप अपनी असली इमेज ढूंढते हो। ये वो एहसास है जो आपको आजादी महसूस कराता है। दोस्तों आपको इस ऑडियो बुक में क्या सबसे अच्छा लगा है, कौन सा जो वीक है वो सबसे अच्छा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने बड़े ध्यान से इस ऑडियो बुक को सुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।